गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अर्थात वंशागति के आणविक आधार के संबंध में चर्चा करेंगे। प्यारे छात्रों, आप जानते हैं कि प्रकृति में दो प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। एक ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है, उन्हें हम निर्जीव वस्तुएं कहते हैं, परंतु दूसरी इस प्रकार की वस्तुएं भी पाई जाती हैं जिनमें जीवन होता है, और जिन वस्तुओं में जीवन होता है उन्हें हम सजीव वस्तुएं कहते हैं। अतः जंतु और पौधे दोनों ही सजीव हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने अथक प्रयासों द्वारा अब तक लगभग 15.5 लाख जंतु जातियों और 7.5 लाख वनस्पति जातियों की खोज किया है, परंतु एंटोनी वान लीवेनहॉक की बुक द सीक्रेट्स ऑफ नेचर में एंटोनी वान लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने लिखा है कि जो वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं, यानी जो सजीव हमें प्रकृति में बाहर नंगी आँखों से दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा भी कुछ ऐसे सजीवों का भी संसार है जो हमें नंगी आँखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। चाहे कोई भी सजीव हो, उसमें कुछ न कुछ लक्षण अपनी जातियों से अवश्य मिलते जुलते हैं, और प्रत्येक जीव जाति में कुछ ऐसे भी लक्षण होते हैं जो उसके स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, अर्थात वह दूसरी जातियों से भिन्न होते हैं, और उसी व्यक्तिगत लक्षणों से ही उस जीव जाति की पहचान होती है। अतः किसी भी जीवधारी के संबंध में दो बातें अवश्य याद रखनी चाहिए। नंबर 1, प्रत्येक जीवधारी किसी न किसी जाति का सदस्य है। नंबर 2, कि प्रत्येक जीव शरीर नश्वर और मरणशील है। एक निश्चित आयु के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, अर्थात उसका भौतिक जीवन समाप्त हो जाएगा, और उसके जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो समय है, इसे ही किसी जीव का लाइफ स्पैन कहा जाता है। और प्रत्येक जीवधारी में अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, और अपनी जैसी संतानें उत्पन्न करना प्रत्येक जीवधारियों का लक्षण है। यह अपने ही जीवन काल अर्थात लाइफ स्पैन, यानी वह अपनी प्राकृतिक मृत्यु के पहले कर लेता है। और एक बात यहाँ यह भी बताऊं कि प्रत्येक जीवधारी में अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, और प्रत्येक जीवधारी अपनी जैसी संतानें मात्र इसलिए उत्पन्न करता है कि वह अपने आनुवंशिक लक्षणों को अपनी प्राकृतिक मृत्यु के पहले ही उसमें पहुंचा सके। यानी प्रत्येक जीवधारी मात्र इसलिए संतानें उत्पन्न करता है कि वह अपने लाइफ स्पैन में, यानी अपनी प्राकृतिक मृत्यु के पहले अपने आनुवंशिक लक्षणों को अगली पीढ़ी में पहुंचा सके। प्रकृति में जो जीवधारी पाए जाते हैं उनमें जनन की कई विधियां होती हैं, जैसे कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। लेकिन जो उच्च कोटि के जीव होते हैं, जैसे उदाहरण आप मनुष्य में ही ले लीजिए, इसमें लैंगिक जनन ही होता है, अर्थात जिन जीवों में लैंगिक जनन होना रहता है उसमें निषेचन के पहले ही कुछ कोशिकाएं बनती हैं, कुछ स्पेशल कोशिकाएं बनती हैं जो प्रजनन क्रिया में भाग लेती हैं। उन कोशिकाओं को गैमेट सेल्स कहा जाता है। जैसे उदाहरण आप मनुष्य का ले रहे हैं, तो मनुष्य एक ऐसा जंतु है जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रदर्शित करता है, अर्थात इसमें लैंगिक द्विरूपता होती है, यानी नर और मादा की अलग अलग पहचान होती है, अलग अलग उसके लक्षण होते हैं। और मैं यहाँ एक चीज़ यह भी बताऊं कि नर के जो प्रमुख जनन अंग होते हैं उनको वृषण कहा जाता है, और वृषण की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में गैमेटोजेनेसिस प्रक्रिया, जिसको आप स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया कहते हैं, इस स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया के फलस्वरूप स्पर्म्स का निर्माण होता है जो नर युग्मक इकाई है, और इस स्पर्म्स में गुणसूत्रों की संख्या मातृकोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की आधी होती है। ठीक इसी प्रकार मादा के प्रमुख जननांग अर्थात अंडाशय में oogenesis प्रक्रिया, जिसे अंड जनन कहा जाता है, इस
अंडजनन प्रक्रिया के फलस्वरूप मादा युग्मक इकाई अर्थात अंडाणुओं का निर्माण होता है और अंडाणुओं में भी गुणसूत्रों की संख्या मातृकोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की आधी होती है और इस नर युग्मक इकाई अर्थात शुक्राणु और मादा युग्मक इकाई अर्थात अंडाणु के सम्मिलन की क्रिया को ही यानी उसके केंद्रक और कोशिका द्रव्य के फ्यूजन की प्रक्रिया को ही निषेचन कहा जाता है और निषेचन के उपरांत यह अंड कोशिका यानी मादा युग्मक इकाई एक अलग प्रकार की सेल्स में परिवर्तित हो जाती है जिसको युग्मनज अर्थात जाइगोट सेल कहा जाता है और इस जाइगोट सेल में गुणसूत्रों की संख्या मातृकोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या आई है नर और मादा युग्मकों में जो गुणसूत्रों की संख्या है दोनों के सम्मिलन से जो युग्मक बन रहे हैं युग्मनज बन रहे हैं ये जाइगोट बन रहे हैं पुनः इसमें दूनी हो जाती है और प्रत्येक जीवधारी चाहे वह एक कोशिकीय जंतु हो अथवा बहुकोशिकीय जंतु हो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे विशालतम जंतु हाथी हो अथवा पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे जटिलतम जंतु मनुष्य हो प्रत्येक जीवधारी अपने जीवन का प्रारंभ इसी एक ही कोशिका अर्थात जाइगोट सेल से प्रारंभ करता है और इसी कोशिका में बार बार समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप उसके शरीर में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है और यह जाइगोट एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है और एक निश्चित अवधि के बाद यानी एक निश्चित अवधि के एम्ब्रियनिक पीरियड के बाद एक संतान का एक ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक जीवधारी अपने जीवन का प्रारंभ इसी एक ही कोशिका अर्थात जाइगोट सेल से प्रारंभ करता है और जाइगोट सेल यानी नर युग्मक इकाई अर्थात स्पर्म्स और मादा युग्मक इकाई अर्थात अंडाणु के सम्मिलन से बनने वाली जो जाइगोट सेल है यह जाइगोट सेल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच को लिंक करती है उस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जोड़ने का कार्य करती है और यह नर युग्मक इकाई अर्थात स्पर्म्स और मादा युग्मक इकाई अर्थात अंडाणु में उपस्थित आनुवंशिक सूचनाएं इस जाइगोट के माध्यम से अगली पीढ़ी में पहुंचती हैं। कहने का मतलब यह है कि जो जाइगोट सेल्स होती हैं उसमें कोई न कोई इस प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जो एक पीढ़ी के आनुवंशिक लक्षणों को अगली पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है वही आनुवंशिक लक्षणों को ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है। और यहाँ एक बात यह भी बता देना आवश्यक है कि जीवों में दो तरह के लक्षण होते हैं एक ऐसे लक्षण जो जन्म लेने के बाद आते हैं ऐसे लक्षणों को उपार्जित लक्षण कहा जाता है और उपार्जित लक्षणों की वंशागति नहीं होती है यह जन्म लेने के बाद जीव में आते हैं और उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन दूसरे ऐसे भी लक्षण होते हैं जिन्हें जन्मजात लक्षण अथवा आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है और आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। किसी संतान में आनुवंशिक लक्षण उसके माता पिता से आए और माता में उसके नाना नानी से आए पिता में उसके दादा दादी से आए उस संतान और उसकी वाइफ से यह आनुवंशिक लक्षण उसकी अगली पीढ़ी में जाएंगे। इस तरह से आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं यानी आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति होती है। और विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों और उसकी आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स अर्थात आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। यहाँ एक चीज़ यह भी आपको बता देना है इसकी पूरी ब्रीफ हिस्ट्री बता देना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने स्वनिर्मित सिंपल माइक्रोस्कोप की सहायता से बोतल पर लगने वाली कार्क की पतली परत का अध्ययन किया और उसमें उन्हें जो मृत कोशिकाएं दिखाई दी उसके केवल यह कोशिका भित्ति को ही देख पाए थे। अर्थात सर्वप्रथम सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की।
इसके बाद एंटोनी वान लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सहायता से गंदे जल और दांत के खुरचे हुए मैल का अध्ययन किया और उसमें उन्होंने सूक्ष्म जीव देखा जिसका नाम रखा टिनी एनिमल्क्यूल्स। और यही सूक्ष्म जंतु थे, जो सूक्ष्म जंतु को उन्होंने नाम दिया था, टिनी एनिमल्क्यूल्स नाम दिया था, यही सूक्ष्म जंतुक वर्तमान के बैक्टीरिया हैं। यानी सर्वप्रथम एंटोनी वान लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक ने बैक्टीरिया की खोज की। इसीलिए एंटोनी वान लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी अर्थात जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके बाद सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक की खोज की। प्रकृति में दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं, एक ऐसे जीव जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती हैं जैसे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रेन एल्गी, परंतु दूसरे इस प्रकार के भी जंतु पाए जाते हैं, इस प्रकार की वनस्पतियां भी पाई जाती हैं जिसमें यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, यानी सुविकसित केंद्रक वाली कोशिकाएं होती हैं। तो सर्वप्रथम सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक की खोज किया। इसके बाद सन 1842 ईस्वी में नैगली नामक वैज्ञानिक ने प्लांट सेल्स के केंद्रक में सूत्रवत संरचनाएं देखी। नैगली नामक वैज्ञानिक ने पादप कोशिकाओं के केंद्रक के अध्ययन के फलस्वरूप देखा उन्होंने कि इसमें कुछ सूत्रवत संरचनाएं पाई जा रही हैं। तो इन्हीं सूत्रवत संरचनाओं को, जिनकी खोज नैगली नामक वैज्ञानिक ने प्लांट सेल में किया था, इन्हीं सूत्रवत संरचनाओं को सन 1888 ईस्वी में वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने क्रोमोसोम्स नाम दिया। क्रोमोसोम्स दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक क्रोमा और दूसरा सोमा। क्रोमा मीन्स कलर्ड और सोमा मीन्स बॉडी, यानी कलर्ड बॉडी। तो जो वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक थे, यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अभिरंजन के फलस्वरूप देखा कि केंद्रक में कुछ ऐसे सूत्रवत संरचनाएं पाई जा रही हैं जो स्टेन करने पर गहरा रंग ले लेती हैं, इसीलिए उसका नाम उन्होंने रख दिया था क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स नाम देने का कार्य वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया। 1882 ईस्वी में डब्ल्यू फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने विभाजित होती हुई पादप कोशिकाओं को देखा और फार्मर तथा मूरे नामक वैज्ञानिकों ने विभाजित होती हुई जंतु कोशिकाओं को देखा। इसके बाद सन 1887 ईस्वी में वान बेनेडन नामक वैज्ञानिक ने यह पाया कि जो सभी बॉडी सेल्स होती हैं उसमें क्रोमोसोम्स सदैव जोड़े में रहते हैं, यानी जो सूत्रवत संरचनाएं क्रोमोसोम्स होती हैं यह सदैव जोड़े में रहती हैं। लेकिन जो गैमेट सेल्स बनती हैं प्रजनन क्रिया में, जो इसमें गैमेट सेल्स अर्थात युग्मक कोशिकाएं बनती हैं, चाहे नर युग्मक कोशिकाएं हों अर्थात स्पर्म और मादा युग्मक कोशिकाएं हों अर्थात अंडाणु, यह सभी में गुणसूत्रों की संख्या हैप्लॉइड होती है और यह नर और मादा युग्मक इकाइयों अर्थात स्पर्म और ओवम के सम्मिलन से यह जाइगोट बनते हैं और जाइगोट से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के फलस्वरूप एक भ्रूण अर्थात एम्ब्रियो का निर्माण होता है और एक निश्चित अवधि के बाद एक बच्चे का उसी से जन्म होता है। और जो यह जाइगोट सेल्स होती हैं, यह जाइगोट सेल्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच लिंक करने का कार्य करती हैं, यानी आनुवंशिक लक्षणों को इस गैमेट सेल से यानी स्पर्म और ओवम से जाइगोट में वह ट्रांसफ़र होते हैं और जाइगोट से अगली पीढ़ी में यह लक्षण ट्रांसफ़र होते हैं। यह बात बताया था सन 1887 ईस्वी में वान बेनेडन नामक वैज्ञानिक ने। इसी बीच सन 1858 ईस्वी में रुडोल्फ विर्को नामक वैज्ञानिक ने
यह कहा कि प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती जीवित कोशिका से विभाजन के फलस्वरूप बनती है। यानी सन 1858 ईस्वी में रुडोल्फ विर्को नामक वैज्ञानिक ने कहा कि प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से विभाजन के फलस्वरूप बनती है, यानी आमनिश सेलुला ई सेलुला। इसके बाद फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने पश सेल्स अर्थात मृत WBC कोशिकाओं के केंद्रक के अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के फलस्वरूप एक प्रकार के पदार्थ की खोज की, और जिस अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जिस पदार्थ की उन्होंने खोज की उसमें सल्फर की मात्रा कम परंतु फास्फोरस की मात्रा अधिक थी। लेकिन इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह पदार्थ प्रोटीन्स नहीं है, क्योंकि प्रोटीन्स में सल्फर की मात्रा अधिक होती है, फास्फोरस की मात्रा नहीं होती है। तो जो यह पदार्थ इन्हें मिला था फ्रेडरिक माइखर नामक वैज्ञानिक को पश कोशिकाओं के केंद्र के अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से, उसका नाम रखा उन्होंने न्यूक्लिन, क्योंकि वह केंद्रक के अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से पदार्थ प्राप्त किया गया था और उसके केमिकल एनालिसिस के फलस्वरूप यह पता चला कि यह पदार्थ प्रोटीन्स नहीं है, यह प्रोटीन्स के अलावा कुछ दूसरे पदार्थ हैं। सन 1889 ईस्वी में अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने इसी न्यूक्लिन की केमिकल एनालिसिस के फलस्वरूप यह पाया कि यह जो न्यूक्लिन है इसका नेचर तो एसिडिक है, इसलिए अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने इसी न्यूक्लिन का नाम न्यूक्लिक एसिड दिया। यानी न्यूक्लिक एसिड नाम देने का कार्य अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने किया। इसके बाद सन 1893 ईस्वी में कोशल नामक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि यह जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं इसमें नाइट्रोजन बेस, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं इसमें नाइट्रोजन बेस और डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर और फॉस्फेट होते हैं। और उन्होंने यानी सन 1893 ईस्वी में कोशल नामक वैज्ञानिक ने थाइमस सेल्स के केंद्रक के अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से जो पदार्थ प्राप्त किया था उसमें उन्होंने यह भी पता लगाया कि यह जो नाइट्रोजन बेस हैं यह दो प्रकार के होते हैं, अर्थात यह प्यूरिन्स और पैरिमिडिन्स दो तरह के होते हैं। और कोशल नामक वैज्ञानिक ने उन प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स को भी कैटेगराइज किया और बताया कि यह जो प्यूरिन्स हैं यह भी दो तरह के होते हैं, जिन्हें क्रमशः एडेनिन और ग्वानिन कहा जाता है। और यह भी पता उन्होंने लगाया कि जो यह पिरिमिडिन्स होते हैं यह भी दो प्रकार के होते हैं, साइटोसिन और थायमिन। इस तरह से यह निश्चित हो गया कि कोशिकाओं के केंद्रक में प्रोटीन्स के अलावा कुछ ऐसे भी पदार्थ पाए जाते हैं जिनमें फास्फेट के साथ साथ नाइट्रोजन बेस और डीऑक्सीराइबोज शर्कराएं होती हैं। और यह तीनों ही अणु यानी नाइट्रोजन बेस,
डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर और फास्फेट अणु, यह तीनों ही संरचनाएं एक बड़े ही जटिल कॉम्प्लेक्स अणु का निर्माण करती हैं जिसको न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। यानी यह निश्चित हो गया, थाइमस सेल्स पर कोशेल के प्रयोग द्वारा यह निश्चित हो गया कि कोशिकाओं के केंद्रक में न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं और यह न्यूक्लियोटाइड्स एक चेन के रूप में होते हैं, अर्थात इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड कह देना ही सर्वथा उपयुक्त रहेगा। यानी कोशिकाओं के केंद्रक में पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, नाइट्रोजन बेस, डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर और फास्फेट। जो नाइट्रोजन बेस होते हैं यह 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स भी 2 तरह के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, तथा पिरिमिडिन्स भी 2 तरह के होते हैं, साइटोसिन और थायमिन। इसके बाद सन 1909 ईस्वी में लेवेन नामक वैज्ञानिक ने ईस्ट सेल का अध्ययन किया और लेवेन नामक वैज्ञानिक ने जो सन 1909 ईस्वी में ईस्ट सेल का अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि जो इस ईस्ट सेल के केंद्रक में न्यूक्लियोटाइड्स पाए जा रहे हैं उसमें फास्फेट, नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर, यह तीनों ही संरचनाएं हैं, परंतु यह जो पेंटोज शुगर है वह डीऑक्सीराइबोज शुगर नहीं है, यह एक अलग तरह की शुगर है जिसको राइबोज शुगर कहते हैं। यानी ईस्ट सेल में लेवेन नामक वैज्ञानिक ने जो न्यूक्लियोटाइड्स देखा उसमें उन्हें राइबोज पेंटोज शुगर दिखाई दी और जो नाइट्रोजन बेस देखे उन्होंने उसमें उन्हें भी प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स दिखे। जो प्यूरिन्स थे वह एडेनिन और ग्वानिन ही थे, परंतु जो पिरिमिडिन्स थे उसमें साइटोसिन था, परंतु इस थायमिन के जगह उन्हें एक दूसरा पिरिमिडिन्स दिखाई दिया जिसका नाम उन्होंने रखा यूरेसिल नाम रखा। यानी सन 1909 ईस्वी में लेवेन नामक वैज्ञानिक ने ईस्ट कोशिका में जो न्यूक्लियोटाइड्स देखा उसके नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल दिखाई दिए। इस तरह से यह भी निश्चित हो गया कि यह जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यह न्यूक्लिक अम्ल 2 तरह के होते हैं। एक ऐसे न्यूक्लिक अम्ल जिसमें पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज होता है और नाइट्रोजन बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन होते हैं, उसका नाम रखा उन्होंने DNA यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स जिसमें राइबोज पेंटोज शुगर होती है और यह नाइट्रोजन बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होते हैं, उसका नाम उन्होंने रखा RNA। इस प्रकार से यह निश्चित हो गया कि जीवों के शरीर में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, DNA अर्थात डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और RNA अर्थात राइबोन्यूक्लिक अम्ल। और यह भी निश्चित हो गया इसी खोज से कि जो DNA होता है यह प्रायः केंद्रक में पाया जाता है और आनुवंशिक पदार्थ है, और जो RNA होता है यह कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और आनुवंशिक सूचना वाहक होता है। इस प्रकार से इस पूरे खोज और वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों द्वारा
कुल कई बातें सामने आई। नंबर 1 कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाने वाली युग्मक कोशिकाएं होती हैं और युग्मक कोशिकाओं से युग्मनज बनते हैं और यह युग्मनज ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिंक का कार्य करते हैं। खोजों के फलस्वरूप यह भी निश्चित हो गया कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में जो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है वह डीएनए होता है और यह डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है, क्योंकि यह डीएनए और प्रोटीन से ही मिलकर के गुणसूत्र का निर्माण करते हैं और डीएनए के छोटे से खंड को जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने जीन कहा और जीन्स वह आनुवंशिक इकाई है जो प्रत्येक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करती है। यहाँ बीडल और टाटम के नियम का थोड़ा सा जिक्र करूं तो बीडल और टाटम ने यह नियम दिया था 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन और 1 कैरेक्टर, अर्थात हर एक जीन के नियंत्रण में हर एक जैसी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, अर्थात प्रोटीन्स बनते हैं और हर एक प्रोटीन संतानों में हर एक लक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। अर्थात यह जो डीएनए है यह एक आनुवंशिक पदार्थ हैं जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। परंतु जो आरएनए होते हैं यह एक आनुवंशिक सूचना वाहक हैं और वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों द्वारा एक चीज यह भी स्पष्ट हो गई कि जिन्हें ग्रेगर जॉन मेंडल ने ट्रेट्स कहकर में कहा था कि यह कोई एक फैक्टर हैं जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं और वह फैक्टर जीन्स ही हैं, अर्थात जीन्स मेंडल के अनुसार वह कारक हैं जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि आनुवंशिक पदार्थ के क्या क्या लक्षण होते हैं। थैंक यू।